बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में हम बात करेंगे हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर, यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम को। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी एक लेक्चर में इसको सारा समेट दूँ। इस पूरे एक लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। इट्स सो मच ईजी। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्मोन। हार्मोन्स क्या चीज़ है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इनकी नेचर कैसी है? ऑर्गेनिक है। और इनकी स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर जो है ना वो कम्प्लेक्स हैं थोड़े। अच्छा, बेसिकली इनके बारे में बताया कि ये तो डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के ज़रिए टू द रिस्पेक्टिव टारगेट सेल इन टिश्यू। अच्छा, दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस बट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक एंड अदर केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट। ये कोई न्यू रिएक्शन को नहीं करते, मतलब इनिशिएट नहीं करते। ये ऑलरेडी जो एंजाइम होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, या जो ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको आल्टर करते हैं। दे ये या तो स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। अच्छा, हार्मोन्स में आल्सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस सच एज रेट ऑफ ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो आपको ये पता है कि रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? दैट इज रिलेटेड विद द ग्रोथ हार्मोन, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड विद द थायराइड हार्मोन, एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी दैट आर रिलेटेड विद द टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिस्पेक्टिव विद द जेंडर। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्या है इसका, मतलब हार्मोन का? हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन द टारगेट सेल डायरेक्टली। वो डायरेक्टली जाके एक्ट नहीं करते। ये पहले तो रिसेप्टर के साथ क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे टू फॉर्म व्हाट? हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। ये जो कम्प्लेक्स होगा ये एग्जीक्यूट करेगा एक्शन थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। या तो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को अल्टर करेगा, या इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, या जीन्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि वो मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो तीन बातें हैं। ये बहुत फैक्ट्स बेस्ड बातें हैं, इसमें कोई कंसेप्ट इतना खास नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको आसान कर दिया। अच्छा, पोर्टल सिस्टम। Portal system can be defined a part of systemic circulation in which the blood drained from the capillary bed of one structure flows through the larger vessel to the supply capillary bed of another structure before returning to the heart। क्या बात है, सिंपल सी बात है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। इन्होंने कहा है, देखो आपको पता है बेसिकली होता क्या है। पोर्टल सर्कुलेशन का नाम सुना है? पोर्टल सर्कुलेशन। लीवर का पता है आपको? एक मिनट। व्हाट इज़ पोर्टल सर्कुलेशन, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। ये लीवर है हमारे पास, ठीक है। एंड दिस इज़ लीवर। अच्छा, अब मैं थोड़ा डिटेल में, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आपको समझ ही ना आए, ठीक है। इट इज़ इसमें मतलब पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एंड सपोज करो दिस इज स्टोमिक, ठीक है। अब आपको पता है कि कुछ जो बातें हैं वो इस पोर्टल सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करें। जो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जे आई की, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू पहले मतलब हमारे पास लीवर में जाती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना लीवर को जो आर्टरी सप्लाई करती है, फिर वो वेन्स की फॉर्म में आती है जिसका नाम है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या होता है? पोर्टल वेन दोबारा यानी कि हमारे पास ड्रेन होता है कि इसमें यानी कि जीआई से हमारे पास लीवर में जाता है, लीवर से फिर हार्ट में जाता है। क्या क्या कहने का मकसद है? पहले जीआई सिस्टम से क्या होता है, लीवर की तरफ, लीवर से फिर हार्ट में, यानी कि एक एडिशनल मतलब कंपोनेंट आ गया, तो इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पोर्टल सिस्टम कैन बी डिफाइंड द पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये पार्ट किसके? सिस्टमिक का ही है, लेकिन ब्लड ड्रेनिंग फ्रॉम द कैपिलरी बेड ऑफ वन स्ट्रक्चर फ्लोज थ्रू द लार्जर वेसल टू द सप्लाई कैपिलरी बेड ऑफ अनदर स्ट्रक्चर। एक अलग स्ट्रक्चर है, जैसे स्टोमिक है या स्टोमिक बेड हो गया, और लीवर हमारे पास एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें बताने की कोशिश ये कि ये दो स्ट्रक्चर हों, ठीक है, फिर हार्ट के पास जाए, तो इसको हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोर। अब मैं एमसीक्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। जो एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा मैं उसके बारे में लाजमी आपको बताऊँगा। यहाँ से एमसीक्यूज़ आता है, और ये थोड़ा मतलब अगर मुश्किल देखा जाए तो ये मतलब ये क्रैमिंग बेस्ड एमसीक्यू यहाँ से बन के आ सकता है, यानी फैक्ट बेस्ड डाटा यहाँ से आपके पास पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ भी बताया गया है कि हाँ, केमिकली हार्मोन्स 4 टाइप्स के होते हैं। प्रोटीन नेचर हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड नेचर हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं, और स्टेरॉइड नेचर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स है उसमें गोनेड्स आते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है।
अब आगे बताया हुआ है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंड ये आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है बेसिकली स्टेरॉइड इन नेचर के होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? थायराइड और एड्रिनल मेडुला। थायराइड से T3 and T4 थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर रिलीज फ्रॉम द दे आर गोइंग टू रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। अच्छा, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड इन नेचर किसकी होती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आपको पता होना चाहिए। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस बट स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन जो हार्मोन्स है वो आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस में होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एंड दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोटीन इन नेचर एंड आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली किस चीज़ की बात करेंगे, इसके बारे में हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे एंड इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, these are the organs that specialize for secretion. Glands are specialized for secretion. Glandular cells जो होते हैं वो secretions करते हैं, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं that have abundant Golgi bodies। या तो secretion के साथ न्यूरोसेक्रेटरी यानी न्यूरॉन्स को भी secrete करेंगे। हार्मोन रिलीज फ्रॉम द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है वो न्यूरोसेक्रेशंस करेंगे। एडीएच इज़ अ न्यूरोपेप्टाइड। विच पेप्टाइड? न्यूरोपेप्टाइड। पता क्या है, ये बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो होते हैं हमारे पास, क्या ये ब्रेन में होते हैं ना, तो न्यूरो से रिलेटेड हो गया। एंड ये जब पिट्यूटरी में आता है, इसकी जो हार्मोन्स होते हैं कौन से होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में? एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। ये बेसिकली इसको एक प्रोटीन लिखी जाती है, इसका नाम है न्यूरोफाइसिन नाम है। ये थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो गई है बट आपको बताने के लिए बताने की कोशिश की गई कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ न्यूरोसेक्रेशन, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे ग्लैंड्स कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सोक्राइन हो सकते हैं और एंडोक्राइन हो सकते हैं, ठीक है। वैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है वो 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या चीज़ है, अब ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टेड ग्लैंड कहते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर सिक्रीशन की बात करें तो एक्सोक्राइन से मेनली एंजाइम म्यूकस होता है, जबकि एंडोक्राइन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की होती है वो डक्ट के जरिए होती है, जबकि एंडोक्राइन की होती है वो ब्लड के जरिए होती है। और इसमें एग्जांपल स्वेट एंड सेलेवरी ग्लैंड्स आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन, जबकि एड्रीनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड और बहुत सारे ग्लैंड जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो किसकी एग्जांपल है? एंडोक्राइन ग्लैंड की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा बताया कि थाइमस से हमारे पास कुछ हर मतलब हमारे पास सिक्रीशंस होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज होता है, बताया कि कुछ अदर ग्लैंड से भी हो सकते हैं, ये पूरा टेबल में बता रहा हूँ। थाइमस से थाइमोसिन हो सकता है और थाइमीन हो सकता है। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हो सकता है, ठीक है। थ्रोम्बोपोइटिन हो सकता है, रेनिन हो सकता है, एंड 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल यानी कि ये विटामिन डी की फॉर्म एक्टिव। एंड आल्सो प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होते हैं। उसके बाद हार्ट से ANP एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, और BNP है सी टाइप मतलब सी टाइप NP हमारे पास। अच्छा, प्लेसेंटा से बताए हुए हैं HCG है, ह्यूमन कुरियोन सोमेटोट्रोफिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, यू नो ऑल अबाउट दिस। इसमें हम प्लेसेंटा को डिस्कस करेंगे किस चैप्टर में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा, अब हम स्टार्ट लेंगे हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, फॉर ब्रेन। इट हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच प्रोड्यूस एंड सेक्रेट वैरायटी ऑफ हार्मोन, ठीक है। इट इज़ हियर मेनी ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई रिसीव ऑफ नर्वस सिस्टम और यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी स्टिमुलाई कन्वर्ट होते हैं हार्मोनल रिस्पॉन्स में। आपको पता है ये बिलीव किया जाता है ऑक्सीटोसिन एंड EDH आर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्सीटोसिन और EDH हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, और इसको ट्रैवल किया मतलब ये ट्रैवल डाउन होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में, और वहाँ पे ये क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। दीज आर रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी आफ्टर रिसीविंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेसिकली यार, सीधी बात बता रहा हूँ आपको, हाइपोथैलेमस में ये बनते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? फिर ये जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। क्या स्टोर हो जाता है यार? ADH एंड ऑक्सीटोसिन कहाँ पे बनते हैं? हाइपोथैलेमस पे बनते हैं, और न्यूरोफाइसिन के नाम के प्रोटीन है वो उसके जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा, अनदर क्लस्टर ऑफ हमारे पास न्यूरॉन इन द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एंड secrete a battery of releasing and emitting hormones which are carried by the blood to the anterior pituitary. These regulate secretion of many tropic hormone, growth hormone, prolactin। अच्छा, ये मतलब जो भी मतलब पूरे टेक्स्ट का उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगी, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे ना कुछ रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आएंगे
वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेंगे, ठीक है ना। वो इंटीरियर पिट्यूटरी जाके फिर उन ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करेगी। हाइपोथैलेमस से कहाँ आएंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से वो जाके कहाँ पे एक्ट करेंगे, अपने स्पेसिफिक ग्लैंड्स में जाके एक्ट करेंगे। ये बताने की कोशिश की गई है अच्छा। अब आप कहेंगे सर ये इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। सॉरी ये फिर से कुछ डिस्टर्बेंस है इसमें। अच्छा अब ठीक हो गया। तो क्या बात बताने की कोशिश की गई है, देखो सिंपल सी बात है। अ, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, हाइपोथैलेमस। अब इसको थोड़ा सा मतलब इन्होंने इन्हांस किया है, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली दिस इज़, ये हाइपोथैलेमस है एंड दिस इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सारे गिवन है ना, ये डोपामीन का जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये, और ये जो हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन सॉरी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। ये सारे हाइपोथैलेमस से आएंगे एक फैक्टर की फॉर्म में। और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, प्रोलैक्टिन है, टीएसएच है, एसीटीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, एफएसएच है, एलएच है, ये इन पे आगे ऐड करेंगे। फिर इन्होंने आगे देखो प्रोलैक्टिन ने कहाँ पे जाना है, देखो प्रोलैक्टिन जाएगा जालिम, प्रोलैक्टिन जाएगा ब्रेस्ट पे ऐड करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखते जाओ, टीएसएच जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड पे ऐड करेगा, थायराइड हार्मोन को रिलीज करेगा। एसीटीएच जाएगा एड्रीनोकॉर्टिक्स पे एक्ट करेगा और कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली लीवर पे जाएगा और वहाँ पे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बनाएगा हमारे पास मेनी टिश्यूज़। अच्छा एफएसएच और एलएच कहाँ पे जाएंगे, सीधी बात है गोनेट्स पे जाएंगे, एक्ट करेंगे और एंड्रोजन को रिलीज़ करेंगे और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो बात बताने का मकसद यही है कि वो कह रहे हैं कि कुछ रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, सबको पता है ये। और कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी के जाके वो जो हमारे पास यानी प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सारे हार्मोन जाके अपने अपने स्पेसिफिक ग्लैंड पे जाके एक्ट करेंगे और वहाँ से हार्मोन को रिलीज़ करेंगे और वो अपने टारगेट टिश्यू पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी कहानी थी। अच्छा अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। वैसे मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पहले क्यों डिस्कस किया, इसी में डिस्कस करना चाहिए, बट खैर हम पढ़ेंगे अभी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हुई लेकिन आपका पूरा चैप्टर कवर होगा इंशाल्लाह। अच्छा इन मैन द पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस सेरेब्री इज़ इन ओइड स्ट्रक्चर। ये बेसिकली मतलब ओइड स्ट्रक्चर होता है और इसका ग्राम मतलब वेट बताया 0.5 ग्राम है अडल्ट में। और ये कनेक्टेड टू द ब्रेन, एक स्टॉक के जरिए ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। यहाँ पिक्चर है, यस है। अच्छा अब ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। बस आपने ये रखना है ना कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड और ये एक स्टॉक के जरिए कनेक्टेड है। इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो एक स्टॉक के जरिए कनेक्टेड है, जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। अच्छा इट हैज़ 3 लोब, इसकी 3 लोब्स है, एक एंटीरियर है, एक मीडियन है, और एक क्या है, पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने एंटीरियर लोब को डिस्कस करना है। इसमें सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा अब ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर आएगा, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। तो फिर क्या होगा, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है ना वो उसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये ग्रोथ को मतलब ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब कैसे करता है वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है और हाउ इट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कैसे है। अच्छा सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इज सेक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। व्हेन ग्रोथ हैज मोस्टली सीज्ड आफ्टर एडोलसेंस द हार्मोन कंटिन्यू टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी। क्या बात की गई है, व्हेन द ग्रोथ मतलब ग्रोथ जब रुक जाती है फिर भी हार्मोन जो होता है ना वो कंटिन्यूली प्रमोट करता है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। अच्छा अब ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे पास अगर ये अब इसकी देखो ये तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया ड्यूरिंग अर्ली लाइफ तो मतलब हमारे पास गिगनेटिज्म कॉज करेगा, ठीक है। अगर लेटर ये ज़्यादा हो गया तो एब्डोमिनल एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट, जाज एक्सेट्रा ये हमारे पास अब नॉर्मली डेवलप हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं एक्रोमेगली। अगर अर्ली लाइफ में हो तो गिग्नेटिज्म या जेनेटिज्म भी कह सकते हैं, या अगर एबनॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है लेटर लाइफ में इंक्रीज होगा तो इससे क्या कॉज होगा, एक्रोमेगली। इस कैरेक्टराइज बाय इनलार्जिंग हैंड्स,
फीट एंड जा। आपका जो जबड़ा ये मतलब जो भी जिस पेशेंट में ये सिम्टम्स होंगे इसका जा बहुत मतलब यानी कि इंक्रीज नजर आएगा। अच्छा, अगर ये इसकी कमी हो गई ये डॉर्फिज्म कॉज करेगा, ठीक है, यानी इसमें एज वेल एज अदर सिम्टम्स भी कॉज करेगा जिसमें लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल हार्मोन होंगे। अच्छा, ये बेसिक सा ओवरव्यू था इसका सोमेटोट्रोफिन का, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अगर मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, मुझे बताओ ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर कौन है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन दैट इज गोइंग टू बी रिटन इन योर बुक। आपकी किताब में ये बात लिखी गई है, तो आपने ये याद रखना है, सोमेटोस्टेटिन इज द इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, व्हाट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? सीधी बात है, थायरोक्सिन इन ब्लड, हाइपोथैलेमस थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ऐड करेगा, टीएसएच को रिलीज कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वो थायराइड ग्लैंड पे ऐड करेगा, थायरोक्सिन बनेगा। अच्छा, रिलीज ऑफ थायरोट्रोफिन वही बात बताइए, ठीक है, इज कंट्रोल बाय द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड। अगर थायरोक्सिन का लेवल हमारे पास ब्लड में ज़्यादा है तो क्या होगा, जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है यानी टीआरएफ है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन देयर इज इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ टीएसएच एंड वाइस वर्सा। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास टीएसएच कब ज़्यादा होगा, जब हमारे पास जब टीएसएच जो हमारे पास थायरोक्सिन है ना, ये इसका लेवल जो है ना ये कंट्रोल करेगा सब चीज़ों को। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है हाइपोथैलेमस को मतलब टीआरएफ को रिलीज़ करने का, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे नहीं ऐड करेगा तो टीएसएच नहीं होगा, ठीक है। ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये हमारे पास सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड पे ऐड करेगा, ठीक है, और वहाँ से थायरोक्सिन को रिलीज़ कराएगा, और उसके बाद इसकी एक्टिविटी हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, कि ये कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, एसीटीएच की बात करते हैं। ये बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके ऐड करता है और वहाँ से मतलब कोर्टिकोस्टेरॉइड को मतलब रिलीज़ कराता है, ठीक है, और ये स्टेरॉइड लेवल बेसिकली जो ब्लड में होता है वो उसके ज़रिए मतलब हमारे पास डिटेक्ट होता है बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है हाइपोथैलेमस एज अ रिजल्ट ऑफ। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली जो स्ट्रेस कंडीशन होती है ना, ईजी कोल्ड, हीट, पेन, फ्राइट, इन्फेक्शन, आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यार हमारे पास बेसिकली कोई कंडीशन है या मतलब ऐसी कंडीशन जो स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक कोल्ड और हीट एंड एनी पेन दैट एनी फ्राइट फुल कंडीशन एनी इन्फेक्शन, तो उसमें कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की बात करेंगे। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दीज आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आल्सो कॉल्ड interstitial ICCH in male and prolactin sometimes inappropriately इसको हम कहते हैं ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन या LTH, ठीक है, प्रोलैक्टिन को कहते हैं। FSH एंड LH शेयर कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, इसको कौन इनहिबिट करता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन को करता है और एक्ट्स विद द LH, ठीक है। FSH जो होता है वो फीमेल में फॉलिकल की डेवलपमेंट करता है, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन करता है। ये सारी बातें हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। LH वर्क्स विद FSH टू सिमुलेट एस्ट्रोजन सेक्रेशन एंड रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल टू रिलीज एग और ओवम। ये बातें हम करेंगे किसमें? गोनेड्स के टॉपिक में। अच्छा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही का लेक्चर ही मतलब इतना बड़ा हो रहा है, इसमें 18 मिनट का लेक्चर मतलब 18 मिनट ले गए, तो ये थोड़ा मतलब बड़ा है ना, और साथ में इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं वो बतानी है आपको ना, फिर आप लोगों को मुश्किल लगता है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है वैसे। हमने जो बात की थी ICSH की, ये बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टी ताकि टेस्टोस्टेरोन को सेक्रीट कर सके हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी। इसके बाद देखो ज़रा ये ओवरव्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये बातें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना। हाइपोथैलेमस है, इससे हमारे पास देखो एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और वहाँ पे देखो ये यहाँ पे और टेस्टिस पे ऐड करा है, ग्रोथ हार्मोन बोन्स और मसल पे ऐड करेगा, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट की टिश्यूज़ पे ऐड करेगा। आगे हमारे पास ACTH जो है वो एड्रिनल ग्लैंड पे ऐड करा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ये सारी बताएं। ऑक्सीटोसिन जाके मतलब स्मूथ मसल इन द यूट्रस पे ऐड करेगा। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की गई यानी ADH, हम इसको डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो ADH एंड ऑक्सीटोसिन है बेसिकली वो जाके किडनी पे ऐड करेंगे, सॉरी ऑक्सीटोसिन नहीं, सिर्फ ADH। अच्छा, उसके बाद मीडियन लोब की बात करते हैं। मीडियन लोब जो है ना, इट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना कि ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ कराता है, सेक्रेट करता है। अच्छा, इट्स इनहिबिशन ऑफ सेक्रेशन इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। एक्सटर्नल लाइट जो होता है ना, एक्सटर्नल लाइट इसकी सेक्रेशन को मतलब स्टार्ट करती है। मोर सेक्रेशन इन प्रेगनेंसी स्टिमुलेट मेलानोसाइट इन द स्किन टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट मेलानिन विच डार्कन द स्किन। बेसिकली जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है उसमें ये मेलानिन को रिलीज़ कराता है जो कि ब्राउन पिगमेंट को स्किन में इंक्रीज करते हैं और डार्क स्किन बना देते हैं। अगर एक्सेस MSH होना इज सेक्रेटेड इन एडिसन डिजीज, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विच इज़ डार्कनिंग ऑफ द स्किन।
अच्छा, एडिसन डिजीज़ आर रिलेटेड विद द हमारे पास एडिसन डिजीज़ जो है ना वो हमारे पास रिलेट करती है एड्रिनल ग्लैंड के साथ। तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो मेलाटोनिन है ना, यानी एमएसएच है और एसीटीएच है, प्लस ये एसीटीएच ना, इनका जो प्रिकर्सर है ना, मतलब जिससे ये बनते हैं, प्रिकर्सर वो सेम है। तो ये जो इनका प्रिकर्सर है ना वो सेम है, वो इसको भी बनाते हैं एमएसएच को और एसीटीएच को भी बनाता है। सो दैट्स वाई एडिसन डिजीज़ में डार्कनिंग ऑफ द स्किन होती है। तो आपने ये थोड़ी सी एसोसिएशन है जो जिसको याद रखना है। अच्छा, पोस्टीरियर लोब में हमारे पास हार्मोन्स बनते नहीं है, स्टोर करता है। बनते कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। अच्छा, व्हेन एडीएच इज सेक्रेटेड, इट्स सेक्रेशन इज काज बाय, जब आपके पास ब्लड प्रेशर कम हो जाए या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना वो फॉल कर जाए, ये हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो डिटेक्ट करते हैं इसको। अच्छा, एक्सटर्नल सेंसिटिव स्टिमुलाई आल्सो इन्फ्लुएंस द हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इंक्रीज लेवल काज। अच्छा, बेसिकली किडनी की डिस्टल पार्ट भी एक्ट करते हैं। ये आपके पास किडनी है ना, नेफ्रॉन है सॉरी। तो एक मिनट, आपको जो एडीएच है ना उसका फंक्शन बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ चैनल है जिसका नाम है एक्वापोरिन, उसको इंक्रीज करेंगे। एक्वापोरिन के चैनल को इंक्रीज करते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाके ये ऐड करेंगे और वहाँ पे बेसिकली एक्वापोरिन को इंक्रीज करेंगे और वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, इन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। अगर आपके पास एडीएच नहीं है तो क्या होगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, यानी कि इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट हमारे पास यूरिन एंड ग्रेटर थर्स्ट। जितनी आप मतलब ज़्यादा यूरिन आपके डिस्चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपको थर्स्ट लगेगी। तो डायबिटीज़ इंसिपिडिस आपने याद रखना है, दैट इज़ समथिंग एल्स, एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस समथिंग एल्स, सही है। तो इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? बेसिकली प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। जब आपके पास ये इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय, आपके पास जब सर्विक्स होते हैं ना, बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्विक्स जो है, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल इन द ब्लड एंड न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड सकलिंग। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग में और सकलिंग में, और दूसरी पार्चुरेशन में और डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स में। जब यानी कि चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो सर्विक्स क्या करता है? डायलेट करता है, डिस्टेंड करता है सॉरी। जब इसकी डिस्टेंशन होती है हमारे पास तो ऑक्सीटोसिन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। या प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो तब ये रिलीज होता है, या न्यूरल कोई स्टिमुलाई हो, न्यूरॉन की जरिए कोई स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड सकलिंग, ठीक है, ये अपने याद रखनी है। प्राइमरी एक्शन जो इसका है ना वो स्मूथ मसल पे एक्ट करता है, पार्टिकुलर इन द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एंड आल्सो काज मिल्क एजेक्शन करता है, नॉट मिल्क प्रोडक्शन, ये अपने याद रखना है। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स का पूछा जा सकता है आपसे कि मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है? ये प्रोलेक्टिन करता है। और रिलीज़ कौन कराता है? दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स दैट इज़ कॉज्ड बाय ऑक्सीटोसिन, ये आपने याद रखना है। ये था पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये थोड़ा मतलब इस पे डिटेल से मैंने ज़्यादा इसलिए बात की कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। इसमें अब ये आगे आसान है। थायराइड ग्लैंड हमारे पास क्या होता है? अब ये बेसिकली आपके पास लेरिंग्स जो है ना, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसके नीचे से मतलब लोकेटेड होता है हमारे पास, ठीक है। और इट इज़ कम्पोज ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। दो लोब्स हैं, ठीक है। ये नहीं इस फॉर्म में है, टू लोब्स है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है, हाँ। अच्छा, थोड़ा सा सही नहीं बना, एक मिनट इसको सही बनाते हैं। इसके टू लोब्स हैं, क्या है? टू लोब्स हैं। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल एच बना दिया, आप लिखेंगे सर। अच्छा, ये जो बीच की रीजन है ना, जिससे ये जो जिसके ज़रिए कनेक्टेड है, इसको इस्तमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तमस कहते हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है। और 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ये देखो जो डॉट बना रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका एक लेफ्ट लोब है और एक राइट लोब है, 2 लोब्स हैं, ठीक है। और इस्तमस का भी मैंने आपको बता दिया। और बटरफ्लाई शेप भी आप इसे कह सकते हैं। हार्मोन जो इसमें होते हैं, एक टेट्रा आइडोथैरोनीन है T4, एक ट्राई आइडोथैरोनीन है T3, एक है कैल्सीटोनिन है, ठीक है। और कंट्रोल जो है T3 T4, और नेगेटिव फिजियोलॉजिकल कंट्रोल बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब वही बात है ना,
जब थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज है तो TSH नहीं होगा, यानी नेगेटिव फीडबैक कॉज करेगा। और व्हाट इज़ कैल्सिटोनिन एंड सर्कुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अच्छा, अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। अच्छा, आप कहेंगे सर, आप कह रहे हैं कि T3 T4 क्या मतलब है इसका? भाई इसका मतलब है इसमें आयोडीन 3 है, और T4 का मतलब है इसमें 4 मालिक्यूल ऑफ आयोडीन है। ठीक है, ये आपने याद रखनी बात। अब ये कैसे बनता है इस लेवल पे मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लेवल से मतलब सच कहूँ तो ये सेकंड ईयर ऑफ MBBS ऑफ फिजियोलॉजी में मतलब ये डिस्कस हुआ है, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। आपका लेवल नहीं है ना इसका। अब जितना मतलब बेसिक्स पे आप रहेंगे ना, आपका MD कैट उतना अच्छा जाएगा, ये बात मेरी याद रखना। और ख़ास तौर पर बायोलॉजी की मैं बात करूँ, बेसिक लेवल की चीज़ों को करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब हाई लेवल की चीज़ें करें और यार टेस्ट में मतलब सच कहूँ ना तो बहुत आसान MCQs आते हैं, मुश्किल नहीं आते। आप इसलिए मार खाते हो जब आपकी बेसिक्स ही ठीक नहीं होती, और आप अकेडमीज़ वाले जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल पढ़ा रहे होते हैं। वो आपको मतलब कह रहे होते हैं ऐसा, मतलब ये फील कराते हैं कि कोई बहुत मुश्किल टेस्ट है। ऐसा नहीं होता, टेस्ट आसान आता है। 90% MCQs आसान आते हैं, 10% जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अच्छा, हम बात करते हैं थायरोक्सिन के फंक्शन के। ठीक है, बोथ एक्ट एसेंशियली इन द सेम वे। अच्छा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, BMR, बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हीट एंड जनरेशन ऑफ ATP। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज की हीट को रिलीज़ करेंगे, जनरेशन ऑफ ATP होगा। ये हमारे पास दे आल्सो एक्ट इन कंजुगेशन विद सोमेटोट्रोफिन इन ब्रिंगिंग अबाउट द ग्रोथ। दे एक्ट डायरेक्टली इन द मतलब ब्रेन सेल्स काजिंग देम टू डिफ्रेंशिएट। अगर मैं कहूँ ना, मेंटल रिटार्डेशन जो होती है आप किसकी वजह से हो सकती है? थायरोक्सिन का जब लेवल कम होना तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। बोन ग्रोथ करता है, ये मसल की भी ग्रोथ करता है। हमारे पास नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इस सारी बातें अपनी याद रखनी है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद ये कैल्सिटोनिन की बात करते हैं, कैल्सिटोनिन। अच्छा, ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है। ठीक है, कैल्सी से याद रखना है, ये रेगुलेट करता है। अगर हाई कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन ब्लड में हो ना, अगर ब्लड में हमारे पास क्या हो, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा, कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा। ठीक है, और वो जो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है इसको बोन में डिपॉजिट करेगा। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन के साथ इसका मतलब लिंक है, पहले उसको डिस्कस करते हैं कि अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन मैन द ग्लैंड्स आर 4 एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब ऑफ द थायराइड। ठीक है, 4 नंबर में होते हैं और 2 पेयर की फॉर्म में होते हैं। दीज प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। ठीक है, अच्छा, लो लेवल ऑफ कैल्शियम जब हमारे पास हो, स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली टू इंक्रीज पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो वो तो सप्रेस करेगा इसकी रिलीज़ को। ठीक है, अच्छा, अंडर एक्टिविटी अगर इसकी हो, काजेज आर ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम विच टर्न्स टू मस्कुलर टेटनी। बेसिकली इसका क्या काम है और कैल्सिटोनिन का क्या काम है, मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो, क्या ब्लड में आपके पास कैल्शियम का लेवल क्या है, कम है, तो कौन रिलीज़ होगा, दिस। अगर इसका लेवल क्या है, कम है, तो ये हमारे पास कौन सा हार्मोन, किस हार्मोन को रिलीज़ करेगा, पैराथॉर्मोन को रिलीज़ करेगा, और उसको मतलब जो लेवल है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका लेवल बढ़ जाए ब्लड में, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या होगा बेसिकली, कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए ब्लड में, जैसे बताया हाई कंसंट्रेशन इन द ब्लड काजेज स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो वहाँ से उठा के उसको बोन में डिपॉजिट करेगा। ठीक है ना। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ यहाँ पे पैराथॉर्मोन के बारे में, कि ये कैसे मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कराता है। चलो बता देता हूँ। आपको पता है जो बोन है ना, बोन सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। इसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं ना। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, बोन रिजॉर्प्शन करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट भाई पैराथर्मोन ने सिंपल सा काम करना है, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करना है और ये बोन रिजॉर्प्शन काज करेगा और कैल्शियम को रिलीज़ करेगा और उसने ब्लड में इंक्रीज़ हो जाना है। तो ये इसका फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपकी बुक में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास। ठीक है,
अच्छा, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर एक्टिविटी कम हो जाए इसकी ब्लड में तो मस्कुलर टेटनी कॉज करेगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो ये प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन करेगा और रिकेट्स को कॉज करेगा, सिमिलर टू रिकेट्स की फॉर्म में। और पता है आपको, मैसिव किडनी स्टोन कॉज करेगा। कैल्शियम के बहुत सारे स्टोन होते हैं और ये जाके कहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हमारे पास होती है, ठीक है ना। इसको यूरोलिथियासिस कहते हैं। मतलब आपके ऊपर से जाएगी ये बात, छोड़ो इसको। मतलब किडनी स्टोन कॉज करते हैं जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाए। क्यों? कैल्शियम रिलीज़ होगा, वो जाके हमारे पास जो ग्लूमेरुलर हमारे पास है ना, जीबीएम है, ग्लूमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ज़रिए जाएगा और वहाँ जाके आगे मतलब जो कैलेक्सीज है, मेजर एंड माइनर कैलेक्स। हाँ, मुझे तो याद है कि होम्योस्टेसिस का चैप्टर भी इंक्लूड है, तो उसमें हम ये डिटेल से बात करेंगे कैसे स्टोन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। ओवर प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके ओवर प्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है इन्होंने? थायरॉक्सिन का। अगर एक्सेस थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन होगी तो ग्रेव डिजीज़ कॉज होगा। अच्छा, ग्रेव डिजीज़ में आपको पता है क्या होता है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है। क्या होता है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। आपके एन इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, आपको पता है ये जो आंखें हैं ना, ये बाहर की तरफ आई हुई थी, इसको हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक, ठीक है। उसके बाद दिस कैन लीड टू कार्डिक फेल्योर। आपके पास हार्ट ही फेल हो जाएगा जब ये प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। इट इज़ काज बाय प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन, बॉडी प्रोटीन विच कंटिन्यूसली स्टिमुलेट द थायराइड टू एक्सेसिव सिक्रीशन। अच्छा, ये कहने की कोशिश ये करेंगे ना, एक एबनॉर्मल बॉडी में प्रोटीन बनती है जो कि मतलब कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करता है थायराइड को, ठीक है। अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए तो उसमें क्या होगा? क्रेटिनिज्म को, इसको हम कहते हैं। अच्छा, बच्चों में ना, इफ़ कॉन्जेनिटली डेफिशिएंट लैक ऑफ थायरॉक्सिन। अब कॉन्जेनिटल का लफ्ज़ आ गया ना, दैट इज़ लिंक विद द इन्फेनेंट, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड होगा। ये हमारे पास क्रेटिनिज्म कॉज करेगा वेयर इंडिविजुअल फेल टू डेवलप नॉर्मली। आपको पता है यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन होगी और स्मॉल हैव कोर्स स्केंटी हेयर होंगे, थिक येलो स्किन होगी और मेंटली रिटार्डेड होगा और फेल टू डेवलप सेक्शुअली, ठीक है। अगर लेटर लाइफ में मतलब हमारे पास हो जाए तो आयोडीन की कमी हो जाए तो स्वेलिंग ऑफ नेक यानी गोइटर कॉज करेगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये क्या करेगा? डेपोजिशन करेगा हमारे पास एक्सेस फैट की, एज a रिजल्ट ऑफ विच इज वेट इज इंक्रीज। दिस कंडीशन इज नोन एज मिक्सिडीमा। अच्छा, क्या कहने की कोशिश हो रही है भाई, आपको बताता हूँ। कह रहे हैं कि ना, अगर लेटर लाइफ में मतलब जब आप यानी कि आपकी 30s 40s की बात करें, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो नेक की स्वेलिंग कॉज करेगा। आपने बाज़ वक़्त लोगों को देखे होंगे, उनकी नेक स्वेल हुए होते हैं, इसको गोइटर कहते हैं। और मे लीड टू डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पे एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट विच इज़ इसके रिजल्ट में वेट इंक्रीज होगा। बफेलो हम्प जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसकी डिफॉर्मिटी इसमें होती है। और दिस कंडीशन इज़ नोन एज मिक्सिडीमा। और इसकी करेक्टराइज पॉइंट्स क्या है? पफीनेस ऑफ हैंड एंड स्किन होगा। ऑल बॉडी एंड मेंटल जो फंक्शंस है वो रिटार्डेड होंगे। जो एबनॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शिटोनिन है वो क्या काज करेगा? बताया था आपको, डिस्टर्बेंस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, दैट इज। अच्छा, आपको पता है कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम का रोल कहाँ पे होता है? नर्व में, जो नर्व कंडक्शन होती है, नर्व इम्पल्स उसमें होता है, ये हमारे पास अफेक्टेड होगा, ठीक है। और स्केल्टन में हमारे पास बेसिकली स्केल्टन बनाता है, और मसल में तो ब्लड ब्लड में भी कैल्शियम का रोल होता है, तो ये सारे हमारे पास इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये था पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से बताया आपको ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, पेनक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, उसके बाद हमारे पास गोनेड्स है, ठीक है। तो उसके बाद फीडबैक है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा हौसला रखिएगा, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप भी सुने और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, पेनक्रियाज, हाँ, पेनक्रियाज ही हमने पढ़ना है ना, कुछ स्किप ना हो जाए। पेनक्रियाज को उर्दू में लबलब भी कहते हैं। अच्छा, ये डक्टल ग्लैंड है। अच्छा, पेनक्रियाज की एक मजे की बात बताऊँ, ये डुअल ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन के तौर पे भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन की ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है उसको हम आइलेट्स ऑफ लंगर हैंड्स कहते हैं। यहाँ से हमारे पास दो सेल होते हैं, बी सेल्स हैं, मतलब सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज़ कराते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये किसके अंडर कंट्रोल में होता है? ACTH एंड आल्सो डायरेक्टली लेवल ऑफ, मतलब ब्लड ग्लूकोज जो है ना, मतलब जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है इन द ब्लड, दैट गोइंग टू बी रेगुलेट द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का रिलीज। इसको मतलब ये इनको रिलीज करेगा।
अच्छा, मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है इंसुलिन के, हम इनको डिस्कस करते हैं। इन जनरल इंसुलिन डिप्रेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपको पता है, आपने जब खाना खाया तो ब्लड में आपका ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ गया, तो कौन रिलीज़ होगा, इंसुलिन रिलीज़ होगा। क्या, कौन, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जब रिलीज़ होगा वो बेसिकली क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करेगा, इंक्रीज़ करेगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को, किसकी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करेगा, स्टिमुलेशन करेगा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन को कम करेगा लीवर और मसल में। ये सारे फंक्शन, मतलब भाई इसने क्या करना है, सिंपल ग्लूकोज का लेवल कम करना है, तो वो सारे काम करेगा जिससे ग्लूकोज का लेवल कम होगा। ग्लाइकोजन बनाएगा जो कि स्टोरेज में, जो कि स्टोरेज के तौर पे ऐड करेगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करेगा, ग्लूकोज कम होगा, स्टिमुलेट करेगा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रोटीन एंड लिपिड को, इससे भी ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। इनहिबिट करेगा किसको, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को। तो ये बातें वो हैं कि मतलब इंसुलिन से रिलेटेड है, मतलब खाना खाया, इंसुलिन का ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इंसुलिन रिलीज हुआ, सारे कामों करेगा, ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। ये आपने इस फॉर्म में याद रखना है। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है ग्लूकागॉन के, एंटागोनिस्ट है, मतलब 180 डिग्री पे काम कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ग्लूकागॉन जब ग्लूकोज कम हो जाएगा ना ब्लड में, तब ये रिलीज होगा। ये सारे फंक्शन जो इंसुलिन के, ये ऑपोजिट करेगा। क्या मतलब है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स को इंक्रीज कर देगा। आपको पता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन, मतलब या प्रोटीन से हो या फैट से हो, ग्लूकोज की सिंथेसिस, इसको हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ये कौन करेगा, ग्लूकागॉन करेगा। तो एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं इंसुलिन की। अगर हमारे पास इंसुलिन कम हुआ तो सिंपल सी बात है ना, अगर अंडर सिक्रीशन हुई इंसुलिन की ना, तो क्या होगा भाई, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब वो कहते नहीं कि हम आपने बहुत सुना होगा शुगर है इसको, तो वो यही बात करने की कोशिश करते हैं भाई कि हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन है नहीं। अच्छा, दो किस्म की होती है, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, ठीक है। अब हम इतनी डिटेल से नहीं जाएंगे, बस आप इतना ही याद रख लेंगे, दो दो किस्म की होती है। कार्डिनल फीचर्स क्या होते हैं, अच्छा पता है, मैं आपको आसान सी बातें बताता हूँ इसके बारे में। ये बातें सिर्फ नहीं है, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं इस डिज़ीज़ की। बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी उसको, उसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया। और बहुत ज़्यादा भूख लगेगी उसको, पोलीफीजिया। एक तो वैसे आम बंदे को भूख लगती है, उसको वैसे भी भूख लगेगी बेचारे को। पोलीफीजिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीयूरिया, बहुत सारा पेशाब, मतलब यानी कि उसको ना इस फॉर्म में, मतलब पेशाब तंग करेगा, यूरिन तंग करेगा कि वो नींद से उठेगा, मतलब सो रहा होगा ना, उसको मतलब सिग्नल जाएंगे, यार उठ जाओ शाबाश, इस तरह से। और एक दफ़ा नहीं, कोई मतलब 5-6 दफ़ा, 5 to 6 टाइम्स, 7 टाइम्स रात को उठेगा। तो ये उसकी फीचर्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के, ठीक है ना। हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर, मतलब और शुगर जो है ना वो यूरिन में भी आएगी, ठीक है, ग्लाइकोस यूरिया। और बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हो जाएगा, डीरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब ये जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये क्या, मतलब आप आसान करके बताएं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको पता है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। ये आपकी ना गुर्दे नहीं है उसको भी मतलब ख़त्म कर देगा। दैट इज़ कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन से यार और डायबिटिक न्यूरोपैथी आपके न्यूरॉन्स को भी मतलब हिला के रख देगा, ठीक है, मतलब पैरालिसिस की तरफ लेके जाएगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना यार आई में आपकी आंखें, गुर्दे और आपके जो नर्व्स हैं वो जाती रहेंगी, ठीक है। ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। टॉक्सिक मेटाबोलाइट फैट जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली वही किडनी के बारे में मेटल्स केटाइंस बताए हुए हैं, और बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड। तो ये मैंने बताया आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बता रही है। अगर ओवर प्रोडक्शन हुआ तो क्या होगा भाई, ओवर प्रोडक्शन हुआ तो हमारे पास एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और बहुत ज़्यादा शुगर का यूटिलाइजेशन होगा, लेवल फॉल्स इन द ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया अपसेट करेगा नर्व एंड मसल फंक्शनिंग को। अच्छा, अगर एबनॉर्मेलिटीज़ हो ग्लूकागॉन के, यार ग्लूकागॉन एबनॉर्मेलिटी सीम्स टू बी रेयर एंडोक्राइन, बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। ट्यूमर ऑन बीटा सेल विच काज एक्सेस ग्लूकागॉन, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, दिस इन टर्न डैमेज द अल्फा सेल्स, ये अल्फा सेल को ही मतलब डैमेज कर देगा। अच्छा, ये बताए हुए हैं कुछ बातें और इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, ये देखो ना, अल्फा सेल क्या करते हैं, ग्लूकागॉन को रिलीज़ करते हैं। बीटा सेल हमारे पास इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। डेल्टा सेल जो होते हैं वो सोमेटोस्टेटिन
यार सोमेटोस्टेटिन के बारे में याद रखो, इट इज़ अ यूनिवर्सल इनहिबिटर, ठीक है, ये सबको इनहिबिट करता है। आगे एफ सेल बताए हुए हैं जो कि पेनक्रियाटिड पॉलीपेप्टाइड को रिलीज़ करता है। एक्सोक्राइन पेनक्रियास के बारे में बताया हुआ है, ए साइनर एंड डक सेल। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लेता हूँ ब्रेक 2 मिनट की। अच्छा, हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की। क्या बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। अच्छा, आपको पता है किडनी के ऊपर ये सिचुएटेड होते हैं पेयर की फॉर्म में, एक दोनों किडनी के ऊपर होंगे, ठीक है। इनको कहते हैं, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई, दीज आर कॉल्ड एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी या सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा मीन्स अबव, रीनल मीन गुर्दे के ऊपर यार। इनको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। इसकी दो पार्ट्स है, एक एड्रीनल मेडुला है जो कि इनर पोर्शन होता है और एक एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो कि आउटर पोर्शन होता है। अच्छा, एड्रीनल मेडुला जो है ना, इसमें दो हार्मोन्स है, एक का नाम है अच्छा पहले इनर पोर्शन जो होता है उसको हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं। इसमें दो हार्मोन है, इसको एड्रेनलिन भी कहते हैं और एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। अच्छा, कंट्रोल क्या है इनका यार, सिंपल सी बात है, बोथ ये तब रिलीज़ होंगे जब कोई स्ट्रेस की सिचुएशन होगी। इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं ना, कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई। ये सिंपैथेटिक सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, यानी कि आपका फाइट और फ्लाइट का, हमने नर्वस सिस्टम के ऊपर डिटेल लेक्चर आपके पास 2 पूरे लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, उसमें आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और आपको सारा समझ में आ जाएगा। जो भी आपको कोई भी मतलब, फिर भी मैं भी मुझे में भी कोई कमी हो सकती है, आप कुछ अगर मैं किसी पॉइंट में मतलब लैग करूँ तो मुझे आप बता सकते हैं, बट मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपको जितना भी मेरे पास है नॉलेज मैं आपसे शेयर कर सकूँ, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। ये बेसिकली आपकी जो ना ब्लड वेसल है उनको डायलेट करेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, सच इज़ स्केलेटल मसल एंड इंक्रीज द हार्ट आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। नॉन एड्रेनलिन जो होता है वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, बट अगेन ओनली इन सर्टन एरिया सच इज़ द गट। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ टू हार्मोन, ये इनके दोनों के हार्मोन्स के इफेक्ट है वो सिनर्जिस्टिक कनेक्शन है। ये आपको बड़ा ये बात तो आप सबको पता है, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन सिनर्जिस्टिक कनेक्शन है, यानी एक दूसरे को इंक्रीज करेंगे इनके फंक्शन को। जबकि हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या है, बेसिकली हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्ट है, मतलब 180 डिग्री पे एक दूसरे के इफेक्ट को मतलब कैंसिल करेंगे यार। अच्छा, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन प्रोमोट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, मतलब वही बातें हैं यार, ग्लूकोज का रिलीज़ को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि री इन्फोर्स द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएँ तो क्या होता है, बेसिकली रेयरली फाउंड है बट इन एक्सेस, आपको पता है। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, हार्मोन्स अगर ये हार्मोन्स आपके पास हाई ब्लड प्रेशर को कॉज करेंगे। इन इन रैट्स, चूहों के अंदर ना, वो बता रहे हैं कि एड्रीनल मेडुला को रिमूव कर दिया सर्जिकली, द एबिलिटी टू विथस्टैंड। अच्छा यार, कह रहे हैं कि एड्रीनल मेडुला को उनसे रिमूव कर दिया तो वो मार्कली डिमिनिश्ड, कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन में उनको रखा तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर सके उसमें, ठीक है। तो ये बात करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स की। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स की क्या बात हम करेंगे, इसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में बताएंगे ना। इसको ये आउटर पार्ट होता है, इसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरोन है और एल्डोस्टेरोन है और एंडोजेनिक हार्मोन है। कॉर्टिसोल जो होता है ना, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, यानी ग्लूकोज से रिलेटेड काम करेगा। और कॉर्टिसोन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो है ना, ये प्रिंसिपल मिनरल्स को मतलब रेगुलेट करेगा। कॉर्टिसोल जो है ना, ये हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स आर सेक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH फ्रॉम द एड्रीनल कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि ACTH जो है ना वो ही कंट्रोल करेगा इसको, ठीक है। फंक्शंस क्या है इनके वो डिस्कस करते हैं यार। एड्रीनल कॉर्टेक्स इज एक्टिव ऑल द टाइम बट स्पेशली सो फॉलोइंग शॉक, यानी बंदा बॉडी शॉक में जाए, या शॉक क्या होता है आप कहेंगे, ये बहुत इसकी किस्म है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी होता है, सही है, यानी कि वॉल्यूम की वजह से जो बंदे की मतलब फंक्शनिंग्स अल्टर हो गई है उसको हम शॉक कहते हैं, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है। बस आप इतना याद रखना ना कि वॉल्यूम कम हुआ बॉडी में ना, हाइपोवॉल्यूमिक हो गया, ठीक है। हाइपोग्लिसमिक शॉक है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस कोई सिचुएशन है या इन्फेक्शन है, कॉर्टिसोल ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय मेनली बाय इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन से इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, इंसुलिन का एक्शन ख़त्म कर देगा। कॉर्टिसोल क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। कॉर्टिसोन जो होता है ना वो भी इंक्रीज़ करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को और मिनरल आयन बैलेंस को
एल्डोस्टेरोन जो है ना वो लेवल ऑफ सोडियम आयन को मतलब हमारे पास बॉडी में इंक्रीज़ करेगा बाय प्रिवेंटिंग देयर लॉस फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। अगर इसमें कोई एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो क्या होता है, अगर एंडर सेक्रीशन हो जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, तो सॉरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, हाँ वही, तो ये कॉज करते हैं एडिसन डिजीज़ को। क्या करते हैं एडिसन डिजीज विच लीड्स टू जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इन पार्टिकुलर, मतलब वीकनेस हो जाएगी मसल एक्शन की और लॉस ऑफ साल्ट हो जाएगा आपके पास, सही है। स्ट्रेस सिचुएशन जैसे है सच एस कोल्ड है विच वुड बी नॉर्मली बाय ओवरकम लीड टू कोलैप्स एंड डेथ, मतलब आपके पास स्ट्रेस सिचुएशन को वो मतलब नहीं कर सकेगा, सर्वाइव नहीं कर सकेगा उसमें। अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम कशिंग डिजीज़ कहते हैं या कुशिंग डिजीज़ भी इसको कहा जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सिम्टम्स जो होते हैं एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा रिजल्टिंग मस्कुलर एंड बोन वीकनेस हो जाएगी, और हाई ब्लड शुगर जो है वो डिस्टर्ब करेगा मेटाबॉलिज्म को। आपको पता है डायबिटिक में जैसे होता है। और प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट करते हैं एंड्रोजन जो होते हैं ना। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन आर सेक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल बाय एड्रिनल ग्लैंड। अगर ट्यूमर ऑन द इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इन फीमेल का एक्सेस एंड्रोजन टू बी प्रोड्यूस एंड दस डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेल कैरेक्टर, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर एंड्रोजन मतलब फीमेल में ज़्यादा हो जाए तो ये कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक फीमेल जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना उनको इंक्रीज़ करेगा, हेयर की ग्रोथ कॉज करेगा। सिंपल सी बात है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा गुनेट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। गुनेट्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, बेसिकली ओवरीज आर इन्वॉल्व इन द, अच्छा आपको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या है, ओवरीज है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन हमारे पास मेल में कौन सा है, वो टेस्टिस है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, लेकिन यहाँ भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा एस्ट्रोजन की बात करते हैं, सबसे पहले इसके फंक्शंस की बात करते हैं। आपको पता है आपने ओवेरियन साइकिल जो है वो डिटेल से पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें इसका रोल होता है। एस्ट्रोजन आर सेक्रेटेड बाय रैपनिंग, जो फॉलिकल राइप हो जाते हैं ना उनसे ये हमारे पास सेक्रेट होता है। और एफएसएच जो होता है वो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से इन मेनी स्पीशीज प्रोड्यूस बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरी। अच्छा हाँ, फंक्शंस क्या है, मतलब ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक जो फीमेल की, यानी कि थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल की, यूट्रस की वॉल को थिक करेगा। यूट्रस क्या चीज़ है, you all know about this, it is a part of reproductive structure, female reproductive structure at a point during the menstrual cycle exert a positive feedback which is मतलब LH को increase करेगा, sharp rise in LH output by the pituitary, और हमारे पास हीलिंग करेगा, रिपेयर करेगा यूट्रस को आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव चैप्टर में। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन सम ऑफ द सेल यूट्रस वॉल बिकम ग्लैंडुलर बन जाते हैं और स्टार्ट सेक्रेटिंग प्रोटीनिशियस सेक्रेशन विच हेल्प द, मतलब एम्ब्रियो को स्टेजेस की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है हमारे पास, ठीक है। इसके एबनॉर्मलिटीज़ से क्या होता है, मतलब यंग ऑफ फेलियर टू मेच्योर, मतलब सेक्शुअली इमेच्योर, और स्टेरिलिटी कॉज करता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, ये हमारे पास रप्चर फॉलिकल जो होता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड टू एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी रिलीज होगा। उसके बाद फंक्शन जो ये इनहिबिट करेगा एफएसएच की सेक्रेशन को, ठीक है। और ये हमारे पास मतलब ये ओजेनेसिस को भी इनहिबिट करेगा। इट आल्सो सॉरी ये मैंने आपको क्या कह दिया, अच्छा ये ओजेनेसिस को इससे, अच्छा उसके बाद इट आल्सो इफेक्ट, जब यानी एफएसएच नहीं होगा तो फॉलिकल्स नहीं होंगे ना, तो ओजेनेसिस को इनहिबिट ही करेगा। इट आल्सो इफेक्ट यूट्रस, ठीक है, थिकनिंग वेस्कुलराइजेशन। मतलब यार सीधी बात बताऊँ ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो मेन फंक्शन है वो जो हमारे पास फीटस होता है जो इम्प्लांट हुआ होता है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम पे, ये पता है आपको, एंडोमेट्रियम पे होता है। और आपको पता है कौन सी लेयर की कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग लेबर, वो मायोमेट्रियम होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर मायोमेट्रियम में बाइंड होते हैं। ये बात मुझे वहाँ बतानी चाहिए लेकिन मैंने यहाँ बताई आपको ताकि लिंक बन सके। तो मैं कह रहा था कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जो फंक्शन है ना, वो ये बेसिकली हमारे पास दोनों के कॉमन फंक्शन है कि ये बेसिकली जो फीटस होता है ना उसको, उसकी जो खुराक है जब तक वो बना नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उसकी मतलब वेस्कुलराइजेशन को इंक्रीज़ करता है, जो न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ करता है। अच्छा उसके बाद टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल में सो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्मेटोजोआ डेवलप होते हैं। बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स रीजन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस गोनेडल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, बड़ा एक मतलब मुश्किल नाम दिया हुआ इन्होंने। आफ्टर इनिशिएशन द डेवलपमेंट द सेक्स ऑर्गन इन द फीटस प्रोड्यूस देम एंड दे लेवल राइज आफ्टर, अच्छा प्यूबरिटी पे इनका लेवल इंक्रीज होता है। आफ्टर प्यूबरिटी द सप्लाई ऑफ एलएच एन एस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में फंक्शन बताए हुए हैं इसके। इन फीटस इट इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एट प्यूबरिटी इट ब्रिंग्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोमोट सेक्स ड्राइव, ठीक है। एंड जो हमारे पास मेल कैस्ट्रेटेड
मेल जो होते हैं फेल टू डेवलप एंड हिज बॉडी टेंड्स मूव टुवर्ड्स द मतलब इमेच्योर फीमेल की फॉर्म, मतलब टेस्टोस्टेरोन ही होगा ना तो वो फीमेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी उसकी बॉडी से, ये बताने की कोशिश की। आपको पता है टर्नर सिंड्रोम का आपने सुना होगा, ठीक है। ये सारी मतलब वहाँ की बातें हैं, लेकिन मतलब जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मेल की, वो इसमें डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, हार्मोन्स एंड फीडबैक, आपको पता है एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है भाई, पॉजिटिव फीडबैक में यही होता है, जैसे हमारे पास मैं बताता हूँ आपको, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इट्स कंट्रोल बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शन इज कंट्रोलिंग। ये कह रहे हैं ना कि मतलब देख ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन का ये काम होता है कि वो यूट्रस की कंट्रक्शन को इंक्रीज़ करता है। जी, अब जब चाइल्ड की बर्थ हो रही होती है ना तो वो यूट्रस की कंट्रक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जब उसको पता चलता है एक स्ट्रेच पड़ता है, डिस्टेंशन होती है, आपको पता है ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो, यानी ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, वो चाइल्ड बर्थ में मतलब हेल्प करता है, ठीक है। यूट्रस का जो मायोमीट्रियम है उसको उसकी कंट्रक्शन करता है। तो जब वो कंट्रक्शन और हो रही होती है तो ये उसको एस्ट्रोजन के लेवल और इंक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह ये इसका पॉजिटिव फीडबैक मतलब इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक इसको कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोलिंग, यानी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो उसका प्रोडक्ट है मतलब जिस पे वो काम करे वो इसको इंक्रीज़ करेंगे। आफ्टर रिसीविंग सिग्नल चांस टू अकर करेक्ट बाय डिवीजन, या डिप्रेस करेगा या इसको हमारे पास या बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में बताया कि these responses are not homeostatic and very rare in healthy individual, and positive feedback end up product speeds up its production, an example चाइल्ड बर्थ की बताई हुई, ठीक है। और एस्ट्रोजन के बारे में बताया हुआ है, इंड्यूसेस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन यूट्रस। अच्छा, ये पॉजिटिव फीडबैक का बताया हुआ है, ठीक है। स्टिमुलेट मोर कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ये जाके देखो ये कंट्रैक्शन जाके मतलब ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कराता है, सही है। ये बताने की कोशिश की गई है, प्लस का लगा लेंगे निशान। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, आपको पता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात की गई भाई। क्या होता है भाई जान, हमारे पास इन दिस सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड इज सेंसिटिव आइदर टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इट रेगुलेट, मतलब जो ग्लूकोज का लेवल है वही इसको रेगुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन द पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन सेल के बारे में बताया हुआ है। बस आप इसकी एग्जांपल याद रखेंगे, ठीक है। आपको पता है जब आपको चोट लगती है, ब्लड, अब जब आपको खून निकलता है यानी ब्लड वगैरह, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनती है ना, उसको फाइब्रोनेजिन कहते हैं। ये भी किसी एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, सही है। इसको भी याद रख लें। तो ये सारा हमने डिस्कस किया किसको, एंडोक्राइन सिस्टम को। मैंने कोशिश की कि मैं इस एक लेक्चर में कंप्लीट करूं, लेकिन ये फिर भी 50 मिनट तक तजावज़ कर गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ को थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी बायोलॉजी सीरीज़ को अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।